हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रेपजीत। मैं हूं कैलाश शर्मा। आप लोग मेरे पीछे एक क्वेश्चन देख पा रहे होगे बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। सो ये हॉरिजॉन्टल है बच्चों ना, आप लोगों को ये वर्टिकल नहीं लगना चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल टेबल है एक तरीके से ना। उसके ऊपर एक रॉड रखी हुई है और उस रॉड का मास m दे रखा है, लेंथ l दे रखी है और उसके सेंटर पे आपने एक फोर्स लगा रखा है F, जो कि रॉड के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों मैं इसको थोड़ा सा तुम्हें विजुअलाइज कराता हूं। जैसे इसको रॉड कंसीडर कर लीजिए और मेरा हाथ जो है टेबल की तरह कंसीडर कर लो। तो ये रॉड इस तरीके से रखी हुई है और आपने बीचों बीच में बच्चों ऐसे एक फोर्स लगा दिया इस रॉड को मूव कराने के लिए। व्हाट विल हैपन? विल दिस रॉड रोटेट और देयर विल बी ओनली ट्रांसलेशनल मोशन? ये सारी की सारी बातें हमें इसमें बतानी है। सो रोटेशनल मोशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। खैर ये इसके साथ साथ बच्चों एक और कॉन्सेप्ट है, मतलब ये दोनों के दोनों केसेस हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पे क्या किया है मैंने, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उसके ऊपर रॉड रखी हुई है, उसके एंड पे फोर्स लगाया है, मास एम लेंथ एल, दोनों सेम टाइप की सिचुएशन है, बस फोर्स की जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसको बदल दिया है। अच्छा, यहां पे बच्चों इस रॉड में, रॉड कहीं पे भी हिंज नहीं हो रखी है, रॉड फ्री टू मूव है। तो एंड पे फोर्स लगाने पे क्या होगा और सेंटर पे फोर्स लगाने पे क्या होगा, ऐसे केस सीटीआरएम के अंडर आते हैं। तो सीटीआरएम में कई बार बच्चा डिसाइड ही नहीं कर पाता कि वो पहला स्टेप क्या होना चाहिए उसका। तो बच्चों इसी चीज को मैं आप लोगों को डिसाइड करना सिखाऊंगा। सबसे पहले बच्चों देखो क्या किया करो, रोटेशनल मोशन से पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा होता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऐसे ही नहीं पढ़ा दिया गया, रोटेशन में इसका बहुत यूज होता है। सेंटर ऑफ मास हमें ये बताता है कि सेंटर ऑफ मास में देखो, वैसे तो सेंटर ऑफ मास में हम बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए बात करते हैं, लेकिन मान लो अगर एक अकेली रॉड है और उस पर कोई नेट नॉन जीरो फोर्स लग रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगा हुआ है, नेट नॉन जीरो मतलब एक फोर्स लगा हुआ है जिसकी वैल्यू जीरो नहीं है, नेट फोर्स ऐसा है जिसकी वैल्यू जीरो नहीं है, तो उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा और ये नेट फोर्स की डायरेक्शन में आएगा। तो सबसे पहला काम हमें ऐसे क्वेश्चंस में करना होता है जिनमें बॉडी हिंज नहीं हो रखी होती, उनमें देखना होता है हमें सेंटर ऑफ मास का मोशन। अगर आपने इसके अलावा किसी और पॉइंट के बारे में बात की तो प्रॉब्लम और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप बच्चों, आप लोगों को सेंटर ऑफ मास का मोशन देखना है सबसे पहले, और सेंटर ऑफ मास का मोशन देखने के बाद आपको सारी बॉडी का मोशन देखना है विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो क्या हुआ करेंगे बच्चों इस केसेस में स्टेप, पहले सेंटर ऑफ मास का मोशन और फिर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बॉडी का मोशन। क्यों सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ही देखेंगे, क्यों हम कोई दूसरा पॉइंट नहीं ले सकते, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बच्चों यहां पे आ जाओ, ये है इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये है। हमने देखा, हमने सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पढ़ा है कि बॉडी के ऊपर जब नेट फोर्स लग रहा होता है ना, नेट नॉन जीरो फोर्स लग रहा होता है, तो उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आता है। क्या इस रॉड के ऊपर कोई नेट नॉन जीरो फोर्स लग रहा है? आप बोलोगे यस, दिस एफ इज द एक्सटर्नल फोर्स जो कि नॉन जीरो है। तो इस रॉड के सेंटर का एक्सेलरेशन आएगा इस फोर्स की डायरेक्शन में। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा ना बच्चों, वो F अपॉन m के बराबर आ जाएगा। विदाउट एनी डाउट मुझे ये लिख देना चाहिए। लिख दिया भाई, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ चुका है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डेफिनेटली इधर ही होगा, बाद बाकी पॉइंट का किधर होगा किधर नहीं होगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नेट फोर्स की डायरेक्शन में होगा और नेट फोर्स डिवाइडेड बाय m के बराबर होगा। इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देखते हैं, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन नेट फोर्स डिवाइडेड बाय m के बराबर होता है, नेट फोर्स की डायरेक्शन में होता है। इसके एक्सेलरेशन को बच्चों सबसे आसानी से पता किया जा सकता है, तो हमने पता कर लिया। अब सेंटर ऑफ मास के बारे में पता लग चुका है, अब चले जाओ सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। अब सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाओ, अपना ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास को बना दो। तो जिसको तुमने ऑब्जर्वर बना दिया वो पॉइंट क्या होना चाहिए बच्चों, उसको रोक देते हैं तो सेंटर ऑफ मास रुक जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास पे जाके तुम बैठ गए, एक तरीके से ऐसे समझो कि सेंटर ऑफ मास को तुमने हिंज कर दिया। तो सेंटर ऑफ मास पे जब तुम बैठोगे तो सेंटर ऑफ मास यहां पे एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है, और एक्सेलरेटेड फ्रेम जब होता है ना बच्चों तो स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है, और स्यूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगता है। तो जब तुम इसकी मोशन को विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देख रहे होगे तो बच्चों आपको एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा m इंटू ACM के बराबर, और तुम यहां सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ चुके हो, स्यूडो फोर्स लगा दिया, लेकिन वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है।
तो देखो बच्चों F माइनस का m इंटू ACM इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम विच इज इक्वल टू 0। तो सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में एक्सेलरेशन 0 आएगा, तो ये स्यूडो फोर्स और F बैलेंस हो जाएंगे। क्या यहां तक कोई बात परेशानी बच्चों? मुझे नहीं लगता कोई परेशानी यहां तक होगी। अब तुम यहां बैठे हुए हो, अब तुमने कहा क्या इस रॉड के पास कोई रोटेशनल इफेक्ट होगा? तो आपने बोला क्या इस रॉड के पास कोई टॉर्क है, और टॉर्क किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो मोशन को कैसे देखना है? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं इस वाले केस में आपसे बोलूं कि इज देयर एनी टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, यू विल से नो, देयर इज जीरो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यहां पे दो फोर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। एक सूडो फोर्स जो कि खुद सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और एक्सटर्नल फोर्स भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो देयर इज नो टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो अल्फा जो रॉड का आएगा वो 0 आ जाएगा, अल्फा 0 आ जाएगा, तो नो रोटेशनल इफेक्ट। इस वाले केस में बच्चों रोटेशनल इफेक्ट नहीं आएगा। तो जब भी बच्चों एक अकेला फोर्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट लग रहा होता है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा होता है, सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा होता है बच्चों अगर फोर्स, तो रोटेशनल इफेक्ट नहीं आता। तो बॉडी बस ट्रांसलेशनल मोशन करेगी अगर आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास पे ही लग रहा है और सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है। तो क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? दूसरा वाला जो केस है ना, अच्छा ये जो रॉड है ना बच्चों, ये सीधी सीधी ऐसे ऐसे चलती जाएगी, ठीक है, बस ऐसे चलेगी। इट विल नॉट रोटेट बिकॉज देयर इज नो रोटेशनल इफेक्ट। कैसे पता किया मैंने कि रोटेट करेगी या नहीं करेगी? तुम ये कह सकते थे सर मैं तो इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो इसके पॉइंट के रेस्पेक्ट में तो टॉर्क आ जाएगा। तो बच्चे वो F का टॉर्क आएगा, लेकिन दिस पॉइंट इज एक्सेलरेटेड पॉइंट, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है, तो तुम्हें स्यूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगाना पड़ेगा। तो स्यूडो फोर्स का भी टॉर्क लिखना पड़ेगा, और आप देखोगे कि स्यूडो और उसका टॉर्क कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट का एक्सेलरेशन में बिना स्यूडो फोर्स मतलब तब तक नहीं बता सकता ना जब तक मुझे मतलब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन फाइंड करना डिफिकल्ट है। लेकिन सेंटर ऑफ मास का तो डायरेक्ट आ जाएगा F नेट अपॉन मतलब F एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई M के बराबर। इसलिए हम सेंटर ऑफ मास को ही कंसीडर करते हैं कि भाई इसी के रेस्पेक्ट में मोशन को हम स्टडी करेंगे। फिर हम चलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे। यहां पे आके हमने देखा कि यहां पे जो सेंटर ऑफ मास है वो ये है, लेकिन फोर्स यहां पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास चैप्टर में जाओ। सेंटर ऑफ मास कहता है कि भाई सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड करना सबसे इजी होता है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई m। तो मैं देख रहा है नेट फोर्स इधर की तरफ लगा हुआ है, तो मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तुम्हारे पास आ गया अगेन F डिवाइडेड बाई m के बराबर। तुम देख रहे हो मैं हर बार सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पहले पता कर रहा हूं, क्योंकि नेट फोर्स डिवाइडेड बाई m के बराबर होता है। अब ये कर लिया, अब मैं विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देख रहा हूं इस मोशन को ना, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास प्रॉब्लम को बहुत आसान कर देता है। मैंने पहले भी बताया था कि सेंटर ऑफ मास का ही एग्जांपल मैंने कोटा फैक्ट्री के सीजन 1 के एपिसोड 1 में दिया था कि अगर आप इस प्रॉब्लम को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी, अदरवाइज बहुत लेंथी जाएगी। अगर आपको मेरा डायलॉग याद हो तो, कोटा फैक्ट्री सीजन 1 एपिसोड 1, ठीक है बच्चों। इसको जैसे ही तुम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास गए, सेंटर ऑफ मास रुक जाएगा। एक तरीके से सेंटर ऑफ मास पे जाके तुम बैठ गए हो, एक तरीके से इसको हिंज मान लो। अब सेंटर ऑफ मास तो तुमने रोक दिया, तुम सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ चुके हो। क्या यहां पे कोई रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में? तुम यहां बैठे हुए हो, क्या तुम ये देख पा रहे हो कि यस देयर विल बी टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास? क्या अब इसमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क आएगा? आप बोलोगे सर हाँ, F इंटू L/2 के बराबर टॉर्क आएगा। कैसे आएगा? ऐसे। तो इसका बच्चों अल्फा भी आएगा। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ रहा है, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसका एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा होगा। कैसे पता करोगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? तो बच्चों जिस पॉइंट के अबाउट तुमने टॉर्क लिखा है ना, उसी के अबाउट आई लिखो और अल्फा कैलकुलेट कर लो। तो अल्फा आ जाएगा बच्चों F इंटू L डिवाइडेड बाई 2, आई लिख दो बच्चों ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा 6F डिवाइडेड बाई m इंटू L के बराबर। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा की वैल्यू आ चुकी है बच्चों हमारे पास ना, अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। दैट मींस कि ये जो है ना बच्चों, पता है क्या होगा यहाँ पे, ये पॉइंट्स, ये बॉडी कैसे मूव कर रही होगी? ये आगे तो जा ही रही होगी, सेंटर आगे तो जा ही रहा होगा। ग्राउंड फ्रेम में देखो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में तो सिर्फ ये ऐसे घूमेगा भाई, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो ऐसे घूमेगा ये, ठीक है। लेकिन अगर तुम ग्राउंड फ्रेम में देखोगे ना, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते घूमते ये आगे जाएगा। तो यहाँ पे दोनों तरीके की मोशन हो रही है, CTRM और रोटेशनल मोशन। एक कंफ्यूजन तुम्हारा दूर हुआ होगा, जो कई बार बच्चे ना ये सोच नहीं पाते इस मोशन को स्टडी कैसे करूं। क्या करना है, पहले एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता कर लो, फिर सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाओ, टॉर्क देखो, अगर कोई टॉर्क है तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगा के अल्फा कैलकुलेट कर लो। अब
अब अगर मैं इस रॉड के अलग अलग पॉइंट का एक्सेलरेशन बोलूं तुमसे कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ए, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बी, तो बच्चों तुम्हें यह पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ऑफ ए लिखना है ना तुम्हें, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए पहले सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लिखो और उसमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐड कर दो। ये CTRM का कंडीशन होता है। मैं देखूं तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, जब मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठा हुआ था तो ये ऐसे अल्फा से घूम रहा था, अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन था, तो विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो ए का एक्सेलरेशन आएगा ना वो अल्फा इंटू L/2 के बराबर आएगा, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, तो इसको अगर तुमने ऐड कर दिया सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को तो इसका नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब वो उधर की तरफ भी आ सकता है और उधर की तरफ भी आ सकता है, इधर की तरफ भी आ सकता है। ACM माइनस का, ACM की वैल्यू रख दे रहा हूं बच्चों, F/m माइनस का अल्फा L डिवाइडेड बाई 2, L/2 मतलब 3F डिवाइडेड बाई m, दिस कम्स आउट टू बी माइनस का 2F डिवाइडेड बाई m, मतलब A का एक्सेलरेशन बच्चों पीछे की तरफ आ रहा होगा, ये पीछे की तरफ जा रहा होगा नेट ना, ये ऐसे करके घूमेगा ना, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। B का एक्सेलरेशन अगर पूछा होता तो बच्चों सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये कैसे जा रहा होगा, अल्फा इंटू L/2 से आगे की तरफ, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इसमें ऐड कर दो, यू गेट द रिजल्टेंट ऑफ दिस एज द एक्सेलरेशन ऑफ B। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि जब बॉडी हिंज नहीं हो रखी है तो तुम्हें कैसे प्रॉब्लम को प्रोसीड करना है। हमेशा बच्चों विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास करो, फिर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मतलब इस फंडे को लगाओ। बच्चों जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि मुझे आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, दैट इज आप इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक करेंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि यस सर मैंने पूरा देखा और मुझे सब कुछ समझ में आ गया, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट वीडियो। कुछ भी इस तरीके का कमेंट करके, जिससे कि आप अगर ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो और अगर आपको इससे कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप मेरे को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए ये काम जरूर करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।